Good morning, student. Welcome to Roseland International School online education platform, and here is again Yagyadev Bharadwaj, your educator in physics. So, student, in the previous of the classes in the session, we are discussing about the unit which concerned with unit and measurement. In the chapter of unit and measurement, firstly we discuss about the physical quantity, and as I described in the measurement of physical quantity, we always interested and look forward to interpret the physical phenomena around us in the form of some significant numbers and some significant units. So that's all about the units and measurement of physical quantity. Moving out from the system of unit, our next topic is concerned with dimension analysis of a physical quantity. So let's talk about what dimension it is and why. Dimension basically defined as the power of fundamental quantity by which they should be raised up. किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो हमारे पास फंडामेंटल सिस्टम है, जैसे कि हम ऐसे सिस्टम की अगर बात करें तो ऐसे सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, मास है, लेंथ है, और लेक्चर्स के अंदर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फंडामेंटल जो यूनिट्स हमारे पास बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट जिनके बेस के बेसिस से हमने डिराइव क्वांटिटीज को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, या फिर उनके अंदर हमने एक एनालॉजी डेवलप की है. तो प्रीवियस ऑफ द लेक्चर से आप गो थ्रू हो सकते हैं जिसके अंदर हमने इन क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया है. तो आउटरली मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि अगर हम बात करें ऐसे सिस्टम की, तो ऐसे सिस्टम बेसिकली कंसर्न होता है हमारे पास एम के सिस्टम में, जिसमें हमारे पास बेस होती है लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकेंड में. सो इन द सीक्वेंस ऑफ ऐसे सिस्टम वी हैव लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम and time is in second. That is our basic assay system which is globally and universally accepted all around the world. तो ये हमारा ऐसे सिस्टम है, और जो डायमेंशन का जो एनालिसिस किया जाता है वो ऐसे सिस्टम में जो क्वांटिटीज है उन्हीं के बेस पे किया जाता है. सो द डायमेंशन इज बेसिकली डिफाइंड एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल बेस यूनिट के रेफरेंस में कितनी पावर से उनको डिपेंडेंसी या फिर कितनी पावर को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है. जैसे कि हम ऐसे सिस्टम के अंदर जो मीटर है उसको हम लेंथ एल से शो करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और टी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एम एल टी इन द पैरामीटर ऑफ बाय विच the physical fundamental quantity is dependence is called as dimension. जैसे कि हम बात करें, अगर एरिया की हम बात करें, we know that the area is length into breadth and it defined as meter square. So the length is measured in meter, which is L. Also the breadth is also measured in length L. So the dimension of the system is L square. So this is the basic structure by which we represent a dimension of a system. So L square is the dimension of area. तो जैसे कि हमने देखा कि एरिया है वो मीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और दोनों ही मीटर हैं उसको हम डायमेंशन में किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं. और मीटर है यहाँ पर एल लेंथ है उसको भी आप मीटर में मेजर करते हैं, और जो ब्रेथ है उसको भी मीटर में मेजर करते हैं. तो जो हमारे पास जो एरिया टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल पे डिपेंडेंस आ जाएगी. कितनी पावर से, 2 की पावर से. तो हमारे पास एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी. ऐसे ही हम अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच का कॉम्बिनेशन होता है. लेंथ यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर की क्यूब. वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर की क्यूब. इसका मतलब जो मीटर है, जो लेंथ को हम मेजर करते हैं वो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है वॉल्यूम के सेक्शन के अंदर. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी L की पावर 3. तो मतलब L की पावर 3 से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वॉल्यूम है वो फिजिकल फंडामेंटल जो पैरामीटर है L उसकी 3rd पावर पे क्या करता है, डिपेंड करता है. आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी का है, और सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. और मीटर को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर को हम एल में मेजर करते हैं, और सेकंड है, सेकंड को हम किस में मेजर करेंगे, टी में मेजर करेंगे, टी. अब इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं एल टी की पावर -1, और अगर इसको ही हम ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास वेलोसिटी क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी.
अब क्योंकि हमने जो सिस्टम डिफाइन किया है डायमेंशन एनालिसिस के लिए, हम उसमें ऐसे सिस्टम को कंसीडर करते हैं, और जो बेस फंडामेंटल क्वांटिटी जो आप मैकेनिक्स में यूज करेंगे वो है हमारे पास लेंथ, मास और टाइम। तो हमारी डायमेंशन एम, एल और टी के पैरामीटर में लिखी होनी चाहिए। तो जो ये यूनिट है हमारे पास एरिया की एल स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एरिया की डायमेंशन हो जाएगी। ऐसे अगर वॉल्यूम की बात करूं तो मास की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। इसका मतलब इस डायमेंशन के फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, और वैसे ही वॉल्यूम टी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टी की पावर क्या है, वो 0 है। तो ये इन पे डिपेंड ही नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हमारे पास उस क्वांटिटी का सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला भी अवेलेबल है, तो हम ये बता सकते हैं वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अदर पैरामीटर्स पे, जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है उस पर किस तरह रहता है, डिपेंड रहता है। इसी तरह हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल और टी की पावर -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। अब आगे थोड़ा और देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले जो आपने अपने 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं। अगर आगे मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब हमें वेलोसिटी की डायमेंशन पता है कितनी होती है, एम की पावर 0, एल टी की पावर -1 और टाइम की क्या होती है हमारे पास, टी की पावर 1। तो जो एक्सेलरेशन उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। यहां पर टी -1 है, ये टी और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारे पास किससे आ जाएगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या फिर कोई भी डिराइव क्वांटिटी है उसकी अगर हम डायमेंशन लिखना चाहे तो हम लिखते हैं उसको इन दी पैरामीटर ऑफ एम, एल और टी। तो ये एम एल टी का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको उस फंडामेंटल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी बतानी है बेसिक पैरामीटर या फिर बेस पैरामीटर पे, उसे हम क्या बोल देते हैं, डायमेंशन बोल देते हैं। अब जैसे हमने कुछ क्वांटिटीज लिख ली है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है। आगे बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू ma। अब मास है उसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 और एक्सेलरेशन डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है, m0, l1 और t -2। अब इन दोनों में जब हम किसी भी डायमेंशन के अंदर दो पैरामीटर को जोड़ते हैं तो बेस सेम होने पर उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जो हमने सिंपल पावर की जो मैथमेटिक्स है उसमें हमने अंडरस्टैंड किया है। तो m की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, l की पावर 1 और t की पावर -2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन आ गई है। तो इस तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको डायमेंशन के अंदर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने के लिए हमें सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है और तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये उस पैरामीटर पे किस तरह डिपेंड करती है। और एग्जांपल देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस में। तो जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी का बच्चों पहले हमारा फॉर्मूला देखना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, इसकी यूनिट केजी अपॉन में मीटर क्यूब। तो हमें पता है कि मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एम की पावर 1 और मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसकी डायमेंशन कितनी होती है, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। तो अगर मैं डेंसिटी की डायमेंशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर 0। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन हो जाएगी, डेंसिटी की। आगे देखें, अगर मोमेंटम की बात करें, we know that the formula of momentum is mass into velocity. So the dimension of mass is m power 1 and the velocity हमने जो डायमेंशन लिखी थी वो कितनी थी, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, मोमेंटम की आ गई है। इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूले में जो जिस क्वांटिटी को यूज किया उसकी डायमेंशन लिखेंगे, बाद में उनकी पावर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आ जाएगी। आगे चलते हैं, इसी तरह कुछ फंडामेंटल जो बेसिक क्वांटिटी है जो हमारे मैकेनिक्स में यूज होने वाली है, हम उनकी क्या कर लेते हैं, डायमेंशन लिख लेते हैं। और बच्चों ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए।
कोशिश कीजिए कि इन्हें आप याद कर सकें, क्योंकि बार बार ऐसे फॉर्मूले से अगर डिराइव करेंगे तो इसमें टाइम काफी कंज्यूम होगा। तो जो बेसिक्स हैं हमारे पास, जैसे 10 या 11 कुछ बेसिक्स हैं, वो हमें क्या करनी है, रिमाइंड रखनी है कि उनकी डायमेंशन क्या होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की हमने डायमेंशन लिखी है, क्या होती है, m1 LT -2, और जो एरिया है उसकी क्या होती है, L⁻²। अब इनको अगर कंबाइन करेंगे लिखेंगे तो प्रेशर की क्या आ जाएगी, m1 L -1 T -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर की डायमेंशन है। यहाँ पर L⁻1 है और नीचे L⁻2 है। जब L⁻2 ऊपर जाएगा तो L⁻2 और -2 और ये +1, तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रेशर की डायमेंशन आ गई। आगे देखते हैं वर्क की। वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है m1 LT -2, और डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, लेंथ में होता है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L1। अब इनको ऐड कर देंगे, m1 L⁻2 T⁻²। ये हमारे पास किसकी आ गई, वर्क की आ गई है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, mL2 T-2, और फोर्स की क्या होती है, mL T-2, और प्रेशर की mL-1 T-2। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक है। आगे देखते हैं। आगे है एनर्जी। एनर्जी कैसे हम डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क। जो एनर्जी किसी सिस्टम में स्टोर होती है तो हम उसे क्या बताते हैं कि वो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क है। तो अगर एनर्जी एक वर्क का एक पार्ट है तो ऑब्वियसली जिन पैरामीटर पे वर्क डिपेंड करता है उन्हीं पैरामीटर पे क्या डिपेंड करेगा, एनर्जी करेगा। तो एनर्जी की डायमेंशन भी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क की डायमेंशन की हो जाएगी। और वर्क की डायमेंशन ने ऊपर डिटरमाइन कर रखी है, कितनी है, mL2 T-2। तो ये हमारे कुछ बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इन्हीं क्वांटिटीज के आगे जो भी फॉर्मूले हैं, या फिर जैसे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे मैकेनिक्स में, कोई भी नया फॉर्मूला आएगा तो हम इन्हीं पैरामीटर पे क्या देखेंगे, उनकी डिपेंडेंसी देखेंगे, और उसी डिपेंडेंसी से हम क्या निकालेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि आपने एक न्यूटन का लॉ पढ़ा है, तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन अभी निकाल के देख लेते हैं। अब न्यूटन का जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशन लॉ, वो क्या है हमारे पास, F = G m1 m2 अपॉन में r²। यहाँ पर m1 m2 क्या होते हैं, मास होते हैं, r डिस्टेंस, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और F क्या होता है, फोर्स। अब हमें जो डायमेंशन निकालनी है वो हमें निकालनी है कैपिटल G की। तो इस फॉर्मूले को कैपिटल G की टर्म्स में हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो F इंटू में r² अपॉन में m1 m2। अब G की डायमेंशन निकलने के लिए हम जो बाकी पैरामीटर है अगर उनकी डायमेंशन को पुट अप कर दें और उनकी जो पावर है, उनके अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की डायमेंशन आ जाएगी। देखते हैं इधर, जो फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 LT -2। अब ये r² है, r है हमारे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यहाँ पे स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L⁻2, क्योंकि उसका स्क्वायर है। और नीचे m1 m2 क्या है, हमारे पास मास है, m1 है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m⁻1। ऐसी m2 है वो भी एक मास है, उसको भी किसमें मेजर करोगे, मास में मेजर करोगे, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमारे क्या है, बेसिक पैरामीटर जिन पे G हमारा डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। अगर इन दोनों पावर को हम ऐड करते हैं तो m⁻1 L⁻3 और T⁻2, और डिवाइड में m1 और m1 यहां पे है तो कितना हो जाएगा, m⁻2। तो जो G है उसकी डायमेंशन m⁻1 L⁻3 और T⁻2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की क्या लिखिए, डायमेंशन लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बस सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले में बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन पुट अप करेंगे और सिंपल पावर का जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जो हमारे पास क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, m1 L2 T-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T1। तो हमारे पास पावर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m⁻1 L⁻2 और
-3। ये हमारे पास पावर है। एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या है, mL/t-2, और जो डिस्टेंस है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, L1 में। तो हमारे पास जो टॉर्क है, इसका सिंबल होता है टॉ, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1L2t-2। इसी सीक्वेंस में आगे देखते हैं। आगे हमारे पास स्ट्रेस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और जो फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, m1L/t-2, और एरिया क्या होती है, L⁻²। तो जो स्ट्रेस है हमारे पास, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, m⁻1, ये L⁻² है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, L⁻⁻1, और टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, L⁻⁻1 और t⁻²। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ जाएगी, स्ट्रेस की आ जाएगी। इसी में एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को हम किसमें मेजर करेंगे, m में, सॉरी L1। जो लेंथ उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, L1, और जो ओरिजिनल लेंथ है उसको भी किसमें मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो हमारे पास की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m⁻0, और L⁻1 है, ऊपर चले जाएगा तो ये L क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो L⁻0 और t⁻0। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मास, लेंथ और टाइम किसी पे भी उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन डिपेंड नहीं करती है, या फिर उस किसी भी फंडामेंटल वेरिएबल पे वो क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। ठीक है, तो स्ट्रेन हमारे पास क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। आगे देखते हैं एंगल। एंगल का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जो आर्क है उसको भी आप मेजर किस में करते हैं, लेंथ में, वो भी एक लेंथ का पार्ट है, मीटर में मेजर करते हैं। और जो रेडियस है वो भी एक लेंथ का पार्ट है, उसको भी किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तरह से डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी, m⁻0, L⁻0 और t⁻0। क्योंकि जो एंगल है वो मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पे करता है, पर क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस दोनों ही लेंथ में मेजर होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगी, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस। आगे है एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, उसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन लेस है, वो m⁻0, L⁻0, t⁻0, और टाइम की क्या होती है, t1। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m⁻0, L⁻0, t⁻−1। ऐसी जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इसी यूनिट को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0, L0, t-2। तो ये था हमारा डायमेंशन एनालिसिस का सेशन, जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बारे में, कैसे हम उसको डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे ये क्वांटिटी किस फंडामेंटल वेरिएबल में किस पावर पे डिपेंड करता है। तो हम किससे आइडिया लगाते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से बनाते हैं। होमवर्क के लिए कुछ डायमेंशन दे देता हूं, जिससे आपको उनके फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है, और उन फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करना है, उनकी डायमेंशंस लिखनी है। तो होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन, इम्पल्स,
coefficient of elasticity, coefficient of viscosity, pressure gradient, force constant। ये कुछ बेसिक क्वांटिटी है जिनकी हमें मैकेनिक्स में जरूरत पड़ेगी। इनके फॉर्मूले आप अपनी बुक्स है जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट है उसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं, इनके फॉर्मूलेस की हेल्प ले सकते हैं। तो उन फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्या लिखनी है, इनकी डायमेंशन लिखनी है। तो ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है जिसमें आपको क्या करने हैं, इन सभी जो क्वांटिटीज बोर्ड पे लिखी हुई है इनका क्या लिखने हैं, इनके फॉर्मूले लिखने हैं।